नमस्कार। प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। सरकारी अधिकारी अगर ठीक से काम ना करें, आपके इलाके का अगर विकास ना हो रहा हो या फिर आपको प्रशासनिक या सामाजिक कोई भी समस्या है तो आपको अधिकार है कि आप अपना सवाल पूछते हैं, शिकायत कर सकते हैं, अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंप सकते हैं। प्रदेश के सीएम के नाम, राज्यपाल या फिर प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति के नाम हरियाणा में भी हर महीने सैकड़ों ऐसे ज्ञापन सौंपे भी जाते हैं, लेकिन कार्रवाई तो छोड़िए, ये ज्ञापन अपने सही पते तक पहुंच भी नहीं पाते। शायद हरियाणा के अधिकारियों के लिए आपका वो ज्ञापन या उस शिकायत कूड़े से ज्यादा कुछ भी नहीं। दरअसल एक आरटीआई में बड़ा खुलासा हुआ कि पिछले 1.5 साल से हरियाणा के राज्यपाल को किसी भी तरह का कोई शिकायती ज्ञापन नहीं मिला। और दूसरी तरफ हकीकत यह है कि अलग अलग जिलों से आए दिन राज्यपाल और सीएम के नाम शिकायती ज्ञापन भेजे जाते हैं। मतलब सीधा सा है कि ये तमाम ज्ञापन प्रशासनिक कार्यालयों से आगे नहीं बढ़ते। बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकारी अधिकारी ज्ञापन को कूड़ा समझते हैं? तो क्या अधिकारियों के लिए शिकायती पत्र की कोई अहमियत नहीं? इन तमाम सवालों पर आज हम करेंगे चर्चा कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का मतलब है क्या। बड़ी बहस में हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसको देखिए, समझिए कि किस तरीके की स्थिति और कितने दिनों से यह प्रक्रिया चल रही थी। जहां पर चलनी चाहिए थी जो प्रक्रिया वो तो नहीं चली, लेकिन शिकायत का जो ज्ञापन था वो सही पते पर क्यों नहीं पहुंचा। सरकार तक आवाज पहुंचाने का जरिया प्रदर्शन होता है और प्रदर्शन को ही सरकार के सामने सजीव रूप से प्रदर्शित करने के लिए एक ज्ञापन सौंपा जाता है। ये ज्ञापन कर्मचारी संगठन या राजनीतिक संगठन किसी अधिकारी को ये सोचकर सौंपते हैं कि उनकी बात को, उनकी आवाज को, उनकी मांग को और उनकी तकलीफ को राज्यपाल तक पहुंचाया जाएगा ताकि उनका दुख दर्द दूर हो सके। लेकिन आप अब एक हैरान कर देने वाले सच को सुनने के लिए तैयार हो जाइए। दरअसल जिस ज्ञापन को अधिकारियों के हवाले किया जाता है उसे अधिकारी कूड़े से ज्यादा और कुछ नहीं समझते। वजह यह है कि पिछले 17 महीनों में राज्यपाल तक कोई ज्ञापन नहीं पहुंचा। प्रदेश के किसी भी जिले से राज्यपाल को ज्ञापन नहीं पहुंचाया गया। इन 17 महीनों में कई जगह प्रदर्शन हुए और ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन किसी भी अधिकारी ने ज्ञापन राज्यपाल तक नहीं पहुंचाया। 1 अप्रैल 2015 से 30 अगस्त 2016 तक का यह पूरा मामला है और आप कार्रवाई का इंतजार मत करिएगा क्योंकि अधिकारी बहुत लापरवाह हैं। 1 अगस्त 2015 से लेकर 30 अगस्त 2016 तक जितने विज्ञापन आए हैं उनके विज्ञापनों की कापी हमें दी जाए और उस पर क्या क्या कार्रवाई हुई वो हमें बताया जाए। जब राज्यपाल महोदय के ऑफिस से जवाब आया कि हमारे पास इस पीरियड के दरमियान कोई भी ज्ञापन नहीं आया जिनको लेकर हम चौंक गए। हमें ये लगता है कि सरकार का अधिकारियों के ऊपर बड़ा दबाव है और अधिकारी जो है जानबूझ कर जनता की मांगों को गुमराह करते हुए उनकी मांगों को राज्यपाल महोदय तक नहीं पहुंचने दे रहे। जब प्रदर्शनकारी अधिकारियों के पास प्रदर्शन करते हुए पहुंचते हैं और उन्हें ज्ञापन सौंपते हैं तो अधिकारी बड़ी सहजता से कहते हैं कि उनका ज्ञापन ऊपर तक पहुंचाया जाएगा। आप खुद सुनिए, पिछले दिनों जब अंबाला के डीसी को ज्ञापन सौंपा गया था तो उन्होंने क्या कहा था। इनकी जो ज्ञापन सौंपा गया है उसमें इन्होंने कहा है फसल बीमा योजना के बारे में इनके जो कुछ कन्फ्यूजन्स हैं तो इन्होंने सरकार से उस कन्फ्यूजन के बारे में पूछा है। तो हम ये जो इन्होंने राज्यपाल महोदय के नाम में ज्ञापन दिया तो राज्यपाल महोदय को आगामी कार्रवाई हेतु प्रेषित कर रहे हैं। इस खुलासे के बाद हर कोई चौंक गया है। वैसे भी लोगों में नाराजगी बहुत ज्यादा होती है और जब उनके ज्ञापन को ही आगे तक ना पहुंचाया जाए तो गुस्सा बढ़ना जायज है। हालांकि राजनेताओं से लेकर अंबाला के मेयर तक ने इस पर बयान दिया है। वहीं कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि मामले को संज्ञान में लिया जाएगा। जवाब आया कि उपयुक्त को जितने भी राजनीतिक दलों की तरफ से या आम लोगों की तरफ से ये ज्ञापन दिए गए हैं उन ज्ञापनों को उपयुक्तों ने राज्यपाल तक पहुंचाया ही नहीं। अगर पहुंचाया ही नहीं तो उनको कैसे पता चलेगा कि आम जनता कितनी तंग है। ये बड़ी शर्म की बात है। अगर कोई भी ज्ञापन गवर्नर साहब के पास नहीं पहुंचता, जिस अधिकारी की जिम्मेवारी है उसको अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि कोई भी अगर निचले अधिकारी को किसी भी
अथॉरिटी के नाम ज्ञापन देता है तो उसको भेजना चाहिए। आप कार्रवाई का इंतजार करते रहिए और करते रहिए, क्योंकि आपका इंतजार कभी पूरा नहीं होगा। आपका ज्ञापन आपकी असल जगह तक पहुंचा ही नहीं है। सवाल कई हैं। क्या अधिकारी ज्ञापन को कूड़ा समझते हैं? क्या अधिकारी जानबूझकर ऐसा करते हैं? सवाल ये भी है कि क्या अधिकारियों पर सरकार का कोई दबाव होता है? सवाल कई हैं, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। अंबाला से अमन कपूर, इंडिया न्यूज, हरियाणा। वहीं नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला ने इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया दी, जरा वो भी सुनिए। आपको सुनकर के बड़ी हैरानी होगी। वो ये कहते हैं कि अब तक हमारे पास कोई एक ऐसा मेमोरेंडम नहीं आया जो डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से हमें मिला। उन्होंने हवाला दिया 15 महीने का, किस 15 महीने में कोई एक मेमोरेंडम नहीं है। सरकारी अधिकारी आज बेलगाम है, कहीं एक जगह से भी एक इस तरह का जो मेमोरेंडम दिया गया था उसको गवर्नर तक नहीं भेजा। इसका मतलब कि उन लोगों ने ये मान लिया कि जरूरत नहीं है इस सरकार के पास कोई भी दस्तावेज भेजने की, क्योंकि इस सरकार ने कहीं कोई कार्रवाई नहीं करनी, इसलिए इनको भेजने की भी जरूरत नहीं है। चलिए हम अपने सवाल खड़े करें, उस पर जवाब लें। उससे पहले मैं चाहूंगा कि जरा वो 2 सवाल आपके सामने रख दें जो कि आरटीआई एक्टिविस्ट ने पूछा था, और उसका जवाब क्या मिला, वो जवाब भी हम आपको दिखाएंगे। पहला सवाल क्या था वो भी हम जरा देख लेते हैं कि दरअसल 1 अप्रैल 2015 से लेकर 30 अगस्त 2016 तक जिला उपायुक्तों के माध्यम से राज्यपाल के नाम प्रदेश भर से कितने ज्ञापन आए, सवाल था। जिला स्तर पर किस तारीख को कौन सा ज्ञापन आया, सभी ज्ञापनों की कॉपी उपलब्ध कराई जाए, ये पहला सवाल था जो कि एक्टिविस्ट ने दिया था। दूसरा सवाल भी देखते हैं कि दरअसल 1 अप्रैल 2015 से लेकर 30 अगस्त 2016 तक जिला उपायुक्तों के माध्यम से राज्यपाल के नाम प्रदेश से आए ज्ञापनों पर राज्यपाल महोदय द्वारा किए गए पत्राचार की कॉपी भी कृपया उपलब्ध कराएं, ये दूसरा सवाल था जो कि आरटीआई एक्टिविस्ट ने किया था। अब जवाब क्या मिला है राजभवन से, जरा वो भी देखते हैं। इस बारे में आपको सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार दिनांक 1 अप्रैल 2015 से 30 अगस्त 2016 तक जिला उपायुक्तों के माध्यम से कोई भी ज्ञापन माननीय राज्यपाल महोदय के नाम इस कार्यालय में नहीं प्राप्त हुआ, अतः आपके द्वारा मांगी गई सूचना शून्य समझी जाए। ये जवाब था राजभवन से, क्योंकि वहां पर कोई ज्ञापन नहीं पहुंचा था। तारीख का जिक्र हम पहले से कर रहे हैं। अब यहां इंडिया न्यूज हरियाणा जो सवाल खड़े कर रहा है, जरा उसको भी देख लेते हैं, फिर चर्चा में आगे बढ़ते हैं। क्या सरकारी अधिकारी ज्ञापन को कूड़ा समझते हैं? शिकायतों का निपटारा होना बहुत दूर की बात, लेकिन ज्ञापन यानी शिकायत भी या फिर अपनी पीड़ा कोई कैसे पहुंचा सकता है राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास, मुख्यमंत्री के पास, राज्यपाल के पास, या संबंधित जहां पर भी वो शिकायत पहुंचाना चाहता है? इन तमाम सवालों का जिक्र होना जरूरी है। क्या अधिकारियों के लिए शिकायती पत्र की कोई अहमियत नहीं है? ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई क्या होगी, कब होगी? और ऐसी घटना होती रही इतने लंबे समय से, उसका संज्ञान आखिर कोई ले नहीं पाया। क्यों नहीं ले पाया? वो भी तब जब सरकार सख्त है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का जिक्र होता है, तो उसी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को पलीता क्यों लगा रहे हैं अधिकारी? चलिए हमारे साथ जो तमाम मेहमान हैं उनसे मैं आपको रूबरू कराता हूं। चर्चा में हम आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ इस वक्त दिल्ली स्टूडियो में अरविंद भारद्वाज साहब, प्रवक्ता इनेलो के हैं, बहुत स्वागत है भारद्वाज साहब आपका। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी के हैं, चंडीगढ़ से, बहुत स्वागत है चौहान साहब आपका। और रंजीता मेहता हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस की हैं, बहुत स्वागत है रंजीता जी आपका। और यशवीर कादियान साहब, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है कादियान साहब आपका। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान, 1.5 साल से एक भी ज्ञापन राजभवन नहीं पहुंचा है, ये वहां से जवाब आया है, और जो जवाब आया उसमें लिखा गया कि अब आपकी सूचना शून्य समझी है क्योंकि हमारे पास कोई ज्ञापन आया ही नहीं। विद साहब ने कहा कि अगर ये हुआ है तो बड़ी गलत बात है। आपकी सरकार रहते इतनी गलत बात कैसे हो गई? वीरेंद्र चौहान साहब, मेरी आवाज आप तक जा रही है? शायद नहीं जा रही। अरविंद भारद्वाज साहब, आप अपना जवाब देंगे यहां पर, कितनी गलत बात कैसे हो गई इस सरकार में जो कि जीरो टॉलरेंस की बात करती है?
अतुल जी, एक आम आदमी जो अपनी समस्याओं को लेकर, जन समस्याओं को लेकर सीधा महामहिम राज्यपाल जी के पास नहीं पहुंच सकता, उनसे नहीं मिल सकता, और उनका भी बहुत कीमती समय है। इसीलिए ये एक माध्यम है कि जिला उपायुक्त के माध्यम से अपने ज्ञापन, अपनी समस्याओं को पहुंचाया जाता है, जिन्हें राज्यपाल महोदय के पास जो समस्याएं जाती हैं और फिर वो उनसे सरकार से जवाब मांगते हैं। और आम आदमी ये उम्मीद करके अपने घर में निश्चिंत होकर बैठ जाता है कि उसकी समस्या राज्यपाल महोदय तक गई है और उस पर जरूर कोई ना कोई एक्शन लिया जाएगा, कोई ना कोई कार्रवाई होगी। ये उम्मीद एक आम आदमी को होती है। और रही पॉलिटिकल पार्टीज की बात, पॉलिटिकल पार्टीज, हमने इंडियन नेशनल लोकदल ने अभी हाल ही में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के कहने पर पूरे हरियाणा प्रदेश में हजारों की तादाद में हर जिले में इकट्ठे होकर कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए फसल बीमा योजना के खिलाफ एक ज्ञापन सौंपा था जिला अधिकारियों को। और यह उम्मीद हमने की थी कि शायद वो हमारी जो समस्या है वो राज्यपाल महोदय जी तक गई होगी और उस पर कोई ना कोई कार्रवाई चल रही होगी। इस उम्मीद में हम सभी थे। परंतु आज जो कुछ हुआ, जो ये जानकारी आज मिली है, इससे तो हम सब बड़े ताजुब हैं। और कहीं ना कहीं अपने आप को हरियाणा प्रदेश की, जो ये कहते हैं बार बार चौहान साहब की 2.5 करोड़ जनता, 2.5 करोड़ जनता, वही 2.5 करोड़ जनता आज अपने आप को ठगा सा महसूस करती है कि जब जो सरकार उनकी शिकायतों को सही माध्यम तक पहुंचा भी नहीं सकती, जो सरकार उनकी शिकायत को राज्यपाल महोदय तक पहुंचने नहीं देना चाहती, वो सरकार उनकी समस्याओं पर कार्रवाई कैसे करेगी? तो ये एक ऐसा गंभीर विषय है, क्योंकि आज पॉलिटिकल पार्टी तो जिन मामलों को उठाती हैं, आम आदमी भी खुद अपनी समस्याओं को लेकर, चाहे कोई लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, कोई अपहरण का, बलात्कार का, महंगाई का, भ्रष्टाचार का मामला हो, बेरोजगारी की बात हो, कोई रोजगार पेंशन देने की बात हो, बुजुर्गों की पेंशन में कोई समस्या हो, उनको लेकर भी ज्ञापन एसडीएम को या जिला उपायुक्त को सौंपता है। परंतु ये बड़ी एक शर्मिंदगी वाली बात है सरकार के लिए भी कि इतना कुछ कैसे हो गया। जिस तरह से विज साहब कह रहे हैं कि जो भी हुआ गलत हुआ, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साहब, कार्रवाई किसके खिलाफ होगी? क्योंकि जब आप कहते हैं 2.5 करोड़ जनता की आप गारंटी लेते हैं कि 2.5 करोड़ जनता के लिए हम सुख सुविधाएं देंगे, उनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेवारी है, और आप 21 जो जिलाधिकारी हैं उनको आप काबू में नहीं कर सकते, उन पे कंट्रोल नहीं कर सकते, उनसे आप काम नहीं करा सकते सही ढंग से, तो फिर आप कैसे पूरे हरियाणा प्रदेश की गारंटी ले सकते हैं? आपको इन शिकायतों को राज्यपाल महोदय तक पहुंचना चाहिए था। आज हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है। किसानों की जो हालत है वो किसी से छुपी नहीं है। इतने शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, डेंगू को लेकर, पीछे बाढ़ को लेकर, सूखे को लेकर, और हम सब ये उम्मीद में थे कि पिछले 17 महीनों से जो समस्याएं लोगों ने पहुंचाई वो उन पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम जरूर हो रहा होगा। परंतु ये तो बड़ा ताजुब की बात है। हम सब अपने आप को, आप भी, हम सब बड़े हैरान हैं सुनकर कि ये सरकार इतनी निरंकुश हो सकती है, इतनी संवेदनहीन हो सकती है कि जो हमारी समस्याओं को ही राज्यपाल महोदय तक नहीं पहुंचने दे रही। ठीक है, तो फिर ये कार्रवाई कैसे करेंगे? रंजीता मेहता कुछ कहना चाह रही हैं, आप बताइए, इतनी गलत बात कैसे हो गई? देखिए अतुल, मुझे ये लगता है कि गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। आज ज्ञापन देता कौन है? या तो विपक्ष ज्ञापन सौंपता है या जनता के नामुंदे, जनता की आवाज को महामहिम तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि उनकी जो समस्याएं हैं, जो उनके रुके हुए काम है, वो पूरे हो सके। आज जो भ्रष्ट सरकार है उसके चेहरे से जो कह रहे हैं ना, भ्रष्टा की जो पगड़ी है, शराफत की पगड़ी, वो पहन के बैठे थे, अब धीरे धीरे उतरनी शुरू हो गई है। आप ये देखिए कि बहुत लंबा समय होता है, 1.5 साल से जनता इस इनोसेंसी में बैठी हुई है कि हमारी पुकार सुनी जा रही है, उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। और यहाँ देखिए कि पूरे 1.5 साल में एक भी ज्ञापन महामहिम को नहीं पहुंचा। अब हर महीने जब जो सीएम साहब हैं वो मीटिंग लेते हैं, डीसीज और एसपीज को बुलाते हैं और पूछते हैं भाई मेरे सीएम विंडो के ऊपर कितनी शिकायतें आई, उसका कितना निवारण हुआ। तो जो गवर्नर विंडो है उसका क्या हुआ, उसके बारे में कोई एजेंडा क्यों नहीं बोला जाता और क्यों नहीं उसके बारे में कार्रवाई की जाती? अगर महामहिम तक ये चीजें पहुंच नहीं रही हैं तो या तो अफसरशाही इस काम को कर रही है या सरकार ही चाहती है कि अफसरशाही ऐसा ही करे ताकि जो लोगों को बहलाने का काम है, लोगों को भटकाने का काम है, वो एक तरफा चलता रहे और जो लोगों की शिकायतें हैं वो बंद कमरे में कूड़ेदान में चली जाएं। जैसे कि प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट कूड़ेदान में गई, इनकी दूसरी रिपोर्टें भी कूड़ेदान में जाती हैं, आज लोगों की शिकायतें भी कूड़ेदान में जा रही हैं। आज 2.5 करोड़ की जनता ये जानना चाहती है, जनाब जो भ्रष्टाचारी मुक्त सरकार का वादा करके आप सरकार में आए थे, आज आपके उन वादों का क्या हुआ? 1.5 साल हो गए हैं, एक भी शिकायत महामहिम तक ना पहुंचना ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है ये और बहुत गंभीर विषय है। इसको सरकार के लोग भी कह रहे हैं कि बहुत गंभीर विषय है। बताइए चौहान साहब, इस तरीके से ये प्रोजेक्ट किया है कि जो गवर्नर साहब है एक तरह से डमी बन के रह गए हैं। ठीक है, चलिए वो अलग मसला है। चौहान साहब बताइए, विज साहब ने कहा है कि बहुत गलत बात है अगर ऐसा हुआ है, तो आपकी सरकार के रहते कैसे इतनी गलत बात हो गई? वो भी इतने लंबे समय से गलत बात होती रही और आपको जानकारी तक नहीं लगी?
देखिए, निश्चित रूप से ये गंभीर मामला है। जिस तरह की जानकारी आपकी रिपोर्ट दे रही है, उसके आधार पर उसको सुनने के बाद निश्चित रूप से माथे पर चिंता की लकीरें आना वाजिब है। किस कर्मचारी अधिकारी के स्तर पर यह चूक हुई है, सरकार उसकी पड़ताल करके और जवाबदेही तय करेगी। लेकिन इस घटना के आधार पर केवल एक जिले से मान लीजिए सूचनाएं नहीं पहुंची या ज्ञापन नहीं पहुंचे, हम नहीं कह रहे कि वो छोटी बात है, वो निस्संदेह बड़ी बात है। जिला क्या, तहसील की बात भी जानी चाहिए और उससे नीचे का भी कोई अगर खंड है, वहां खंड स्तर की भी कोई बात है और कोई लोग गवर्नर महोदय तक जाना चाहते हैं, वो बात वहां तक भी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री महोदय तक भेजना चाहते हैं, वहां भी जानी चाहिए। परंतु इस आधार पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और उस कांग्रेस पार्टी के जो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग थे, जिन्होंने जमीन आकाश पाताल सब कुछ भ्रष्टाचार में जो खा गए पी गए, लोहा मिट्टी पानी कोयला कुछ नहीं छोड़ा, इस आधार पर वो हमारी सरकार को भ्रष्ट सरकार बता रहे हैं। देखिए कितने तमाशे वाली बात हो रही है। ये क्या, इन शिकायतों का न जाना, इसका आधार तो भ्रष्टाचार हो गया। और जो स्पेक्ट्रम खा गए, लोहा खा गए, धरती खा गए, कोयला खा गए, पानी खा गए, वो अपने आप को पाक साफ कहते हैं। मैं ये समझता हूं बजाय उस मूल प्रश्न पर चर्चा करने के और बार बार भ्रष्टाचार शब्द का उच्चारण करके कांग्रेस के प्रवक्ता विषय को ट्रिविलाइज करना चाहते हैं, उसको बहुत ठीक है। तो आप विषय पर आ जाइए, आप विषय पर आ जाइए। इस मामले में आप तो उनसे अलग है ना, आप तो बिल्कुल अलग है विचारधारा से लेकर, अपनी सोच से लेकर, आप तो अलग थे। तो आपके रहते अगर ऐसा हुआ है तो सिर्फ गंभीर विषय ये कहकर कैसे चलेगा? और आपने कहा कि सिर्फ एक जिले, हम कैसे न मान ले कि बाकी जिलों का भी यही हाल होगा? अभी तो एक जिले से आरटीआई लगी है तो वहां का ब्यौरा मिल गया, हो सकता है कि बाकियों का भी वही हाल हो। हम भी पड़ताल करने की कोशिश करेंगे। सुनिए, मैं आपको बताता हूं, एक मिनट। आपने प्रश्न किया, उत्तर सुनिए। जिलों में इस तरह के ज्ञापन चाहे प्रतिपक्ष दे या कोई और संगठन दे, उनके ज्ञापनों को मुख्यमंत्री महोदय या जिस भी उच्चाधिकारी तक, चाहे वो आयुक्त हो, कभी कभार किसी आयुक्त के नाम भी ज्ञापन हो सकता है, वो गवर्नर महोदय के नाम भी ज्ञापन हो सकता है, ऐसे तमाम ज्ञापनों को संबंधित अधिकारी। एक बात और मैं बताना चाहूंगा, एक मिनट चौहान साहब, एक प्रक्रिया बनी। चौहान साहब एक मिनट, वो आरटीआई मेरे पास है। एक मिनट, जो आप कह रहे थे एक जिले से, अतुल जी एक जिले से नहीं है। इसमें सवाल जो पूछा गया वो ये कहा है 1 अप्रैल 2015 से लेकर 30 अगस्त 2016 तक जिला उपायुक्तों के माध्यम से राज्यपाल के नाम प्रदेश भर से कितने ज्ञापन आए, जिला स्तर पर ये किस तारीख को कौन सा ज्ञापन आया, सभी जिलों से सभी ज्ञापनों की कॉपी उपलब्ध कराइए। मतलब प्रदेश भर से सभी जिलों की बात है, सभी जिलों का जवाब है। अब सर आप दुरुस्त हो गए वीरेंद्र जी। आरटीआई एक्टिविस्ट ने जो सवाल पूछा था, आऊंगा सर, आऊंगा वीरेंद्र जी, आऊंगा। सुन लीजिए वीरेंद्र, उनकी बात सुन लीजिए। अरविंद भारद्वाज साहब ने आपको क्लियर कर दिया और मैं फिर से प्लेट चला के आपको दिखा देता हूं कि आपका एक जिले का मसला है या पूरे प्रदेश के लिए सवाल था और उसका जवाब क्या मिला है। जरा देखिएगा फिर बोलिएगा। फिर से एक बार हम दिखा देते हैं कि क्या सवाल पूछा गया था और उसका क्या जवाब मिला। इस कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार दिनांक 1 अप्रैल 2015 से 30 अगस्त तक जिला उपायुक्तों के माध्यम से, यानी सिर्फ एक नहीं बल्कि उपायुक्तों के माध्यम से कोई भी ज्ञापन माननीय राज्यपाल महोदय के नाम इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है, यह जवाब दिया गया है। वीरेंद्र चौहान साहब अब बताइए, फिर मैं रंजीता जी के पास जाऊंगा, फिर कादियान साहब के पास। पूरे प्रदेश का यह हाल है, मत कहिए कि अंबाला। देखिए निसंदेह नहीं, देखिए ये सुनिए, एक मिनट में उत्तर दे दूं। साधारणतया जो प्रक्रिया है, मैंने कुछ उपायुक्तों से बात की आपके कार्यक्रम में आने से पहले। साधारणतया प्रक्रिया ये है कि उपायुक्त कार्यालय से ज्ञापन वो आयुक्त कार्यालय को भेजे जाते हैं और वहां से मुख्य सचिव के मार्फत आगे वो ज्ञापन जाते हैं। तो एक यहां पर चूक होने की संभावना बहुत प्रबल लगती है कि जिस भी अधिकारी ने ये उत्तर दिया है कि उपायुक्तों के माध्यम से कोई ज्ञापन नहीं आया है, तो वो क्योंकि चैनल दूसरा है, लंबे रास्ते से होकर आता है, तो उस कारण से वहां उत्तर देने में चूक हो गई होगी। मैं ये बात बिल्कुल मानने के लिए अतुल जी तैयार नहीं हूं कि एक भी ज्ञापन किसी भी जिले से महामहिम तक नहीं गया हो। और अगर ऐसा है, मतलब आप ये कहते हैं आरटीआई में गलत जानकारी दी गई है। सुन तो लीजिए, सुन तो लिया, आप क्या कह रहे हैं? आप मानने को तैयार नहीं है, आरटीआई का जवाब गलत है, आप ये कह रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं आपसे। ठीक है, ठीक है अरविंद जी, बहुत संक्षेप में वीरेंद्र चौहान साहब बोलिए, उसके बाद रंजीता जी कुछ कहना चाह रही है, नाराज भी हो रही है। मैं एक वाक्य में मैं पूरा कर रहा हूं
एक बात प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इसमें चूक हुई है। ठीक है, और अगर चूक हुई है तो ये भी बहुत बड़ा गंभीर विषय है कि यहाँ पर जानकारी ऐसी दी जा रही है आरटीआई के जवाब में। ठीक है सर, मैं रोकूंगा आपको। रंजीता जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? रंजीता जी, उसके बाद में कादियान साहब के पास जाऊं। चौहान साहब, चूक तो जनता से हुई है। ठीक है, जनता पछता रही है चूक। ठीक है सर, ठीक है। रंजीता जी, हम उसकी पड़ताल करके उत्तर देंगे। अतुल जी, या तो जो बीजेपी के हमारे प्रवक्ता हैं आने से पहले तैयारी करके नहीं आते या पूरे अपडेट होकर नहीं आते। चलिए आप उनको अपडेट कर दीजिए, आप तैयारी से। पूरे प्रदेश से एक भी रिपोर्ट मैंने बता दिया। अब फिर बीच में बोल रहे हैं, फिर वही शुरू हो गया, फिर बीच में बोल रहे हैं, सुनने का मजा नहीं है। फिर कह रहा हूं, ये जनता को विधानसभा में ले जाकर कड़वे वचन सुनवाते हैं। आज ये कड़वे वचन खुद सुनने के समय पे इनको मिर्ची लगती है। कड़वे वचन सुनने का भी भाषा देखिए आप कांग्रेस की प्रवक्ता की कैसी है। कड़वे वचन जो ये सुनवाते हैं वो भाषा हो जाती है। ये बीच में बोलते हैं तो इनकी भाषा भद्र भाषा नहीं होती। अतुल जी, मेरे को ये बात बताइए, आरटीआई कौन लेके आया? आरटीआई कांग्रेस की देन है, ताकि जनता के सामने जो ये भ्रष्टाचारी सरकार है इसका दूध का दूध पानी का पानी हो सके। आज उसके माध्यम से अगर एक रिपोर्ट आई है और महामहिम के ऑफिस से जवाब आया है कि हमारे पास एक भी रिपोर्ट या एक भी जो है ये घटना है, यहाँ पर हमारे पास एक ज्ञापन नहीं आया है, उसके बावजूद ये बैठकर बहस कर रहे हैं और इस चीज से मुकर रहे हैं कि ये एक जिले नहीं, ये तो राजनीतिज्ञों का अधिकार होता है ना, बहस तो कर ही लेते हैं किसी आपके राज्य में ये चीजें हो रही हैं। ठीक है, जरा कादियान साहब को बोलने का आप लोग मौका दे दें। आप लोगों के बीच में बैठे हुए हैं बड़े शांत भाव से, जरा उनको भी बोलने का मौका दे दें। आऊंगा वीरेंद्र चौहान साहब। कादियान साहब, बताइए, प्रदेश भर से जो जवाब मांगा गया था कि ज्ञापन पहुंचे कि नहीं पहुंचे, जवाब मिल गया है कि कोई भी यहां पर ज्ञापन पहुंचा ही नहीं। अब इस पर भी प्रथम दृष्टया वीरेंद्र चौहान साहब को लग रहा है कि वो मानने को भी तैयार नहीं है कि ऐसा हुआ। उनका यह कहना है कि हो सकता है जिसने जवाब दिया है वो अधिकारी ही गलत हो या अधिकारी से ही चूक हो गई हो। आपको भी ऐसा ही लगता है? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। वो इसलिए नहीं लगता कि मैंने इस मामले की, जब ये पता लगा कि आज इस विषय पे चर्चा है, तो मैंने इस मामले की गहनता से पड़ताल की। मैं दर्शकों के लिए बताना चाहूंगा कि जो राजनीतिक दल इस मामले को आज जोर शोर से उठा रहे हैं या जो सत्ता पक्ष के लोग इसको एक गंभीर मामला बता रहे हैं, ये उनकी सरकार में भी ऐसा होता था। वो क्यों होता था वो भी मैं बताऊंगा। इसको थोड़ा सा तफसील से समझने की जरूरत है ताकि स्पष्ट हो सके। संविधान के मुताबिक जो प्रदेश जो सरकार है वो राज्यपाल के नाम पे चलती है जी, और जो केंद्र सरकार है वो राष्ट्रपति के नाम पे चलती है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हर फाइल राज्यपाल तक जाती है या हर फाइल राष्ट्रपति तक जाती है। आप ये देखेंगे कि बहुत छोटे छोटे कर्मचारियों की नियुक्ति या उनके सस्पेंशन के बारे में भी ये लिखा जाता है कि राज्यपाल आपको ये अपॉइंट कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि जो कुर्सी पे आसीन राज्यपाल हैं वो अपने साइन करके उनको अपॉइंट करते हैं। ये रूटीन प्रशासनिक प्रक्रिया है। राज्यपाल का जो मूल काम है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में सेतु का है। बिल्कुल। और जहां तक इन मामलों की बात है वो मैं ये बताना चाहूंगा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी और जब विपक्ष के लोग प्रदर्शन करते थे तब भी राज्यपाल के पास ये ज्ञापन नहीं जाते थे। और जो इनेलो के लोग आज इस मामले को लेके काफी गंभीर हैं, उनकी सरकार में भी जब ये विपक्ष के लोग प्रदर्शन करते थे तब भी ये मामले राज्यपाल तक नहीं जाते थे। ये एक रूटीन प्रशासनिक प्रक्रिया है। और कौन से प्रक्रिया ये है कि जिन मामलों का डायरेक्टली राज्यपाल से कोई संबंध नहीं है वो ज्ञापन जिलाधीश के जरिए मुख्य सचिव को भेज दिए जाते हैं। फिर मुख्य सचिव उसको संबंधित अधिकारियों तक भेज देता है और फिर उस मामले पे सरकार उचित कार्रवाई करती है कि क्या करना है क्या नहीं किया जाना। राज्यपाल तक जो मामले जाते हैं, जैसे कि वो चांसलर्स हैं यूनिवर्सिटीज के, तो यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ मामला होगा, वैसा कोई ज्ञापन होगा तो निश्चित तौर पे जाएगा। बिल्कुल। रेड क्रॉस के चूंकि उनका काफी दखल रहता है, रेड क्रॉस के मामले हैं तो बिल्कुल जाएंगे। और अगर मान लीजिए राजभवन से जुड़ा हुआ कोई मामला है तो वो भी वहां तक जाएगा, या कोई विधायी मामला है तो वो भी वहां तक जाएगा। लेकिन ये मतलब नहीं है कि हर मामले के ऊपर जिसके ऊपर ज्ञापन विपक्ष या सामान्य व्यक्ति की तरफ से जिलाधीश को दिया जा रहा है वो राज्यपाल तक जाएगा। तो मैं स्पष्ट करना चाहूं, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि अखबारों में खबर छपती है
कि पीएम ने इस मामले का संज्ञान लिया। ऐसा लगता है कि जैसे प्रधानमंत्री जी वहां पे ये वेट कर रहे हैं कि पूरे देश भर से कितने चिट्ठियां उन तक आ रही हैं, कितने पत्र आ रहे हैं, और हर पत्र को व्यक्तिगत तौर पे पढ़ते हैं और फिर ये तय करते हैं कि क्या कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री और राज्यपाल इन सब में इन्वॉल्व हो गए तो उनके दिन और रात भी ऐसे कामों में कम पड़ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सैकड़ों और हजारों चिट्ठियां भी प्रतिदिन आ सकती हैं। तो मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये जो एक रूटीन प्रशासनिक प्रक्रिया है वो राज्यपाल तक हर मामला नहीं आता, और कांग्रेस जब सत्ता में थी तब भी ऐसा होता था, भाजपा सत्ता में है तब भी ऐसा हो रहा है, और इनेलो जब सत्ता में थी तब भी ऐसा हो रहा है। क्योंकि मैंने ये जो सारी बात है उन प्रशासनिक अधिकारियों के आधार पे मैं कह रहा हूं जो अलग अलग सरकार के समय में अलग अलग जिलों में उपायुक्त थे, उन्होंने बताया कि हम तब भी ऐसे ही करते थे और इस सरकार में भी कुछ अद्भुत या अनूठा नहीं होने जा रहा। ठीक है, यानी कुल मिलाकर परंपरा पुरानी और प्रक्रिया भी पुरानी है, तो सभी निभा रहे हैं, चाहे वो ये कहें कि हम तो बिल्कुल अलग थे, लेकिन परंपरा वो भी निभा रहे हैं। लेकिन अब विपक्ष को मुद्दा मिल गया है तो बवाल होगा, और चूंकि खुद सरकार के लोग कह रहे हैं कि हाँ हो सकता है कि ऐसा हुआ हो, और अगर ऐसा हुआ है तो गलत है और गंभीर है, तो अब देखना होगा कि इस पर गंभीरता कितनी दिखाई देती है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास फिर चलेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चलिए एक बार फिर से हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वीरेंद्र चौहान साहब, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। जो भी है, परंपरा अगर पुरानी भी है, लेकिन फिर भी सवाल यहां पर यह है, बिंदु यहां पर यह है कि कोई तो एक शिकायत ऐसी रही होगी पूरे प्रदेश में जो कि राजभवन तक जानी चाहिए थी, लेकिन वहां से जवाब जो आया है, जिसको आप कहते हैं कि हो सकता है वो चूक हो, अगर वो चूक नहीं है, जो जवाब है सही मान ले, तो ये तो तय है कि हां कोई भी शिकायत वहां पर नहीं पहुंची है। बिंदु यही है, ऐसा तो नहीं कि खुले में शौच मुक्त तो अभी प्रदेश हुआ नहीं, लेकिन शिकायत तो मुक्त हो चुका है हरियाणा प्रदेश। देखिए, किसी ने ये नहीं कहा कि हरियाणा प्रदेश शिकायत मुक्त हो गया है, और जो शिकायत माननीय राज्यपाल महोदय तक जानी चाहिए थी, मान लीजिए वो परंपरा के हिसाब से कह लीजिए, या अन्यथा मान लीजिए कोई प्रेषक है वो उपायुक्त महोदय से यही चाहता है कि वो महामहिम तक जानी चाहिए, राज्यपाल महोदय तक जानी चाहिए, एक लेमैन के नाते मैं समझता हूं कि वहां तक जानी चाहिए, उसका रास्ता कहीं रुकना नहीं चाहिए, और उस पर जो एक्शन सरकार के जिस विभाग को लेना है वो भी ले, माननीय राज्यपाल महोदय तक भी वो जाए, ये सहज भाव से तो ये बात समझ में आती है। परंतु मैं ये कह रहा हूं, इस आरटीआई के माध्यम से जो तथ्य उभर करके सामने आया है, यशवीर जी ने जो बात कहा उसको भी आप सही मान लें, यूं का यूं जस का तस उसको स्वीकार कर लें, तो भी मैं ये कहता हूं कि इस मामले के प्रकाश में आने के बाद हमारी प्रतिक्रिया ये है कि हम इस विषय की पड़ताल करेंगे, और अगर कहीं पर कोई चूक हुई है तो उस चूक के लिए जो भी उत्तरदायी है उसकी जवाबदेही तय करेंगे, जवाब तलब करेंगे। अब इस बात से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, चूक किस व्यवस्था में नहीं हो सकती, किसने नहीं की, किससे नहीं हो सकती भविष्य में, ये तो मानवीय व्यवस्था है ना। कहीं किसी अधिकारी से भी चूक हो सकती है, किसी निचले स्तर के कर्मचारी से भी चूक हो सकती है, और कभी कभी परंपराएं बदलने की भी आवश्यकता हो सकती है। बिल्कुल। हम आज के संदर्भ में, आज की इस डिबेट के माध्यम से कह लीजिए या आरटीआई के माध्यम से जो बात आई है, उसके प्रकाश में सारी चीजों का पुनरीक्षण करेंगे, पड़ताल करेंगे, और उसमें जो भी आवश्यक और सकारात्मक हस्तक्षेप की गुंजाइश होगी वो हम करेंगे। हम बहुत मुक्त मन से उसको स्वीकार करने। चलिए ठीक है, ये अच्छी बात आपने कही कि जब भी मसला सामने आया है, चाहे जैसे हम ये नहीं कह रहे कि व्यवस्था नहीं बदलनी चाहिए, ले रही है, गंभीरता से ले। ठीक है, रोकूंगा साहब। अरविंद जी बताइए आप क्या कहेंगे, क्योंकि परंपरा तो पुरानी है, जैसा कादियान साहब ने बताया, ये अलग मसला, ये बिंदु हो सकता है कि क्यों एक भी नहीं पहुंची, लेकिन ऐसा नहीं है कि यही है विपक्ष क्या सिर्फ इस मसले पर भी एक तरीके से मुद्दा बनाकर भुनाने की कोशिश में है, या फिर उसके साथ साथ हम ये भी यहां पर जोड़ें कि दरअसल जो आपके दौर में हुआ वहीं अभी भी हो रहा है, हर चीज का निपटारा राजभवन से नहीं होगा, हर शिकायत नहीं जाएगी। अतुल जी, यशवी कादियान जी ने जो बात कही मैं उससे पूरी तरह सहमत नहीं हूं। उन्होंने कांग्रेस के बारे में क्या कहा, कांग्रेस के राज में क्या होता था, इसका जवाब तो रंजीता मेहता जी देंगी, पर इनेलो के राज में, इनेलो की सरकार में ये शिकायत राज्यपाल महोदय के पास जाती थी। ये मैं यहां आने से पहले अपने नेताओं से पूछ कर आया था, बात करके आया था, और उन्होंने बताया था कि इसका तरीका यही था कि सरकार के पास उसका जवाब मांगा जाता था, और उसका जवाब कंसर्न जो भी मिनिस्ट्री है, जिस मंत्रालय के अंदर वो मामला है, उसकी तरफ से वो जवाब दिया जाता था। ये एक तरीका है, ये एक सिस्टम है।
इसे ये कोई हमने और आपने नहीं बनाया, एक सिस्टम है कि उनकी तरफ से जो पत्राचार होता था उसका जवाब दिया जाता था। यही उम्मीद करके इस आरटीआई एक्टिविस्ट ने ये जानकारी मांगी थी कि जो समस्याएं गई हैं उनके प्रति क्या एक्शन लिया गया, उसमें क्या जवाब मांगे गए, उसकी जानकारी हमें चाहिए। यही उम्मीद लेकर उसने आरटीआई डाली। दूसरी बात, जो मेरे जो साथी हैं वीरेंद्र चौहान जी, वो कहते हैं कि प्रथम दृष्टया द्वितीय दृष्टा से ये नहीं लगता, वो नहीं लगता। साहब, ये आरटीआई का जवाब दिया गया, एक जिम्मेवार अधिकारी है जिसने जो जवाब दिया है, वो सेक्रेटरी है सचिवालय में, तो उन्होंने जो जवाब दिया है आप उस पर सवाल नहीं उठा सकते। उन्होंने बहुत सोच समझ कर ही जवाब दिया होगा। ये अहम मामला है, कोई मजाक नहीं है। दूसरी बात, आप दूसरों पर डालें पहले ये हुआ वो हुआ, उसका कोई सबूत है आपके पास? कोई आप रिकॉर्ड लेकर आए हो, आप भी कोई आरटीआई लेकर आए हो कि इनेलो की सरकार में नहीं हुआ था ऐसा, जबकि हमारे पास तो आरटीआई का जवाब है, हमारे पास तो ऑन रिकॉर्ड बात है, इस पर तो आप जवाब देंगे। ठीक है वीरेंद्र चौहान, बहुत संक्षेप में इसका जवाब दीजिए, फिर मैं कादियान साहब के पास जाऊंगा। रंजीता जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, बहुत संक्षेप में सर। देखिए, चीजों को कैसे हमारे इनेलो के मित्र गोलमोल करते हैं, घुमाते हैं। मैंने तो एक क्षण के लिए ये नहीं कहा कि इनके सरकार में भी ऐसा ही होता था या कांग्रेस की सरकार में भी ऐसा ही होता था। ये तो यशवीर जी ने एक प्रक्रियात्मक बात कही, मैंने बहुत ईमानदारी से एक बात कही। उपायुक्तों के पास जो भी ज्ञापन आते थे, वो आयुक्त, जो परंपरा है वो आयुक्तों के माध्यम से मुख्य सचिव के कार्यालय तक आते हैं। इस बात को जो है वो यशवीर जी भी कह रहे हैं कि यही एक प्रक्रिया है। ठीक है, उन पर कार्रवाई होती है, उन पर जो संबंधित विभाग हैं वो उनका संज्ञान लेकर काम करते हैं, ये भी एक प्रक्रिया है। परंतु उसके आगे की बात मैंने कही कि जो चीज माननीय राज्यपाल महोदय तक, राजभवन तक जानी चाहिए, अगर वो किसी कारण से, चाहे वो पुरानी किसी परंपरा के कारण से रुकी हुई हो, चाहे वो अब किसी व्यक्ति आप बदलेंगे, परंपराएं भी कई बार बदली जाती हैं। चौहान साहब, अरविंद जी, चौहान साहब, 17 महीने तक ये शिकायत नहीं पहुंची, आप कह रहे हैं हम अब आगे कार्रवाई करेंगे। भला हो उस आरटीआई एक्टिविस्ट का जिसने मामला उजागर कर दिया, अदरवाइज आप तो पूरे 5 साल बिता देते। लोग इस उम्मीद में घर बैठे रहते कि उनकी समस्याएं कहीं सुलझाई जा रही होंगी। ठीक है, रोक रहा हूं आपको, आप गुमराह कर रहे हैं जनता को, यहां बैठकर आप झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, कादियान साहब से जरा स्पष्ट जवाब ले लेते हैं। कादियान साहब, दावा जो था, जो आप कह रहे हैं कि एक परंपरा चली आ रही थी, प्रक्रिया चली आ रही थी, उस बात को खारिज कर रहे हैं अरविंद भारद्वाज। उनका कहना है कि ऐसा इनेलो के दौर में नहीं होता था। आप सहमत हैं? लिया गया होगा एक आरटीआई के आधार पर यह घोषित नहीं कर सकता कादियान साहब ही नहीं हुई है, वो सारे ज्ञापन गड्ढे में डाल दिए गए। जब वो मिले ही नहीं है चौहान साहब, तो कार्रवाई कैसे होगी? आपने तो पहुंचने ही नहीं दिया राज्यपाल महोदय। कादियान साहब, कार्रवाई कैसे करेंगे? कादियान साहब, आप बताइए, गंभीरता तो इसी से पता चलती है। झूठ बोल रहे हैं। नहीं, झूठ आप बोल रहे हैं टीवी चैनल पर बैठकर। आप कहते हैं कि जानकारी गलत दे दी होगी उस अधिकारी ने। सर प्लीज, अतुल, मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगा। बात परंपरा की नहीं है, बात नियमों की है, बात संविधान की है। और हमारी जो सरकार है वो संविधान के हिसाब से चलती है। मैं जैसे आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री की जो शपथ है वो राज्यपाल दिलाते हैं। ठीक है, ये संवैधानिक उनका दायित्व है, वो ऐसा कराते हैं। लेकिन कल को मान लीजिए कोई व्यक्ति ये कहे जी मेरे खेत में पानी नहीं आया, और मान लीजिए वो डिप्टी कमिश्नर को ज्ञापन दे दे और राज्यपाल के नाम दे दे, और ये पूरा प्रदेश अपेक्षा करे कि राज्यपाल जी बहुत मुस्तैदी से उस पत्र का इंतजार कर रहे होंगे कि किसी दूरवर्ती गांव में पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, और राज्यपाल फिर उस मामले को निपटाने के लिए सरकार को दिशा निर्देश देंगे। जो सरकारी प्रक्रिया, मेरा अब भी यह मामला है, राज्यपाल तक वही मामले जाने चाहिए जहां पर उनके सीधे हस्तक्षेप की जरूरत है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि किन किन मामलों में राज्यपाल को संविधान के मुताबिक वो मामले जाते हैं। अगर हर मामला राज्यपाल तक जाएगा तो मुझे लगता है कि ये इंसाफ नहीं होगा, जो व्यक्ति पीड़ित है उससे भी नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ प्रक्रिया को भी लंबा कर देंगे। बिल्कुल, प्रक्रिया को लंबा कर देंगे, वो इसलिए पहले वो मामला राज्यपाल तक जाएगा। फसल बीमा योजना का जो मामला था वो पूरे हरियाणा प्रदेश से जुड़ा हुआ था, और हरियाणा प्रदेश का जो मुख्य विपक्षी दल है उसने वो मामला उठाया, पूरे हरियाणा में एक साथ प्रदर्शन किया था। क्या ये छोटा मामला था? क्या ये तो राज्यपाल के पास, महोदय जी के पास जाना चाहिए था? इसका जवाब रंजीता जी के पास जाते हैं। छोटा या नहीं, अरविंद जी एक मैं स्पष्ट कर दूं, मैं या छोटे या बड़े मामले की बात नहीं कर रहा। मैं बात ये कर रहा हूं कि जो हमारे संविधान में राज्यपाल क्या दायित्व है,
तो जैसा कि मैंने स्पष्ट किया कि जिलाधीश ऐसे ज्ञापन मुख्य सचिव को भेज देते हैं और उसके बाद मुख्य सचिव और संबंधित प्रशासकीय सचिव ये तय करते हैं कि इस मामले पे क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं ये कतई नहीं कह रहा कि राज्यपाल तक अगर ज्ञापन नहीं गया मामले में सरकार एक्शन नहीं ले रही है, क्योंकि वो एक्शन तो घूम फिर के अल्टीमेटली जो डिपार्टमेंट है उसने भी लेना है और जो गंभीर मामले हैं वो मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी जाते हैं। ठीक है। और ऐसा कि राज्यपाल तक अगर ये ज्ञापन जाने लग जाएंगे सारी समस्याओं का अंत राज्यपाल तत्काल बिल्कुल झटके में कर देंगे। बिल्कुल, तो ठीक ये है। थोड़ा सा मैं स्पष्ट कर रहा हूं। हाँ बिल्कुल सर। रंजीता जी बताइए, बोलिए आप। देखिए, मैं बहुत इज्जत करती हूँ यशवीर कादियान जी की और बड़े अच्छे से उन्होंने पूरे संविधान के बारे में बताया कि कैसे होता है और कैसे होता आया है। इन्होंने खुद ही इस बात को स्वीकार किया कि सारे ज्ञापन गवर्नर साहब तक नहीं जाते, पर कुछ तो जाते होंगे जनाब। पिछले 17 महीने के अंदर जब ये जवाब मिलता है कि हमारे पास एक भी ज्ञापन नहीं आया, तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। अब मैं आपको बहुत बड़ी एग्जांपल बताती हूँ। एक शिकायतकर्ता शिकायत कर रहे थे कि मैं 7 बार सीएम विंडो के ऊपर एक शिकायत कर चुका हूं कि मेरी एक जमीन जो थी एक्वायर की गई थी और उसके अगेंस्ट मुझे प्लॉट मिलना था, उसके बारे में सीएम विंडो से 7 बार भी प्रश्न करने पे कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद वो जनाब डीसी के पास ज्ञापन सौंपने गए और उन्होंने एक कॉपी गवर्नर को देने के लिए भी कहा। तो वो भाई साहब ये जानना चाहते हैं कि अगर मेरी छोटी मोटी शिकायत है और मेरा समाधान सीएम विंडो पे नहीं हो रहा, तो कौन सी ऐसी खिड़की है, कौन सा ऐसा मंच है जहां पर वो जाए और अपनी न्याय की गुहार लगाए। आज अगर हम बात करते हैं जनता की और सरकार की, तो अधिकारी बीच का सेतु है। अगर वो पुल ही टूट जाता है, अगर समस्या आगे तक पहुंच ही नहीं है, मरीज का मर्ज डॉक्टर को पता ही नहीं चल रहा, तो वो समस्या का समाधान कैसे होगा। आज मैं बहुत अच्छी बात मानती हूं कि बीजेपी की प्रवक्ता जो है, इस बात को उन्होंने ऑन एयर स्वीकार किया है, अपनी गलती को माना है कि ये चूक जो हुई है इसका हम संज्ञान लेंगे और इस चूक को हम सुधारने की कोशिश करेंगे। तो अच्छा होगा, जिस तरीके से यहाँ पे सबको आश्वासन दे रहे हैं, वैसे ही इनकी सरकार इनके ही कहने पर आगे संज्ञान लेगी और लोगों की समस्याओं को गवर्नर साहब तक पहुंचाएगी। हम तो अतुल जी लोगों की समस्याओं के समाधान के जितने भी संभव रास्ते हैं उन सब पर काम कर रहे हैं। जिस सीएम विंडो का इन्होंने जिक्र किया कांग्रेस की प्रवक्ता ने, उस सीएम विंडो पर हजारों की संख्या में नागरिकों की समस्याओं का निस्तारण हुआ है, निपटारा हुआ है, राहत मिली है। कुछ लोगों को सुनिए तो सही, अब बीच में क्यों बोल रहे हैं? ऐसा भी हो सकता है किसी मामले का निपटारा नहीं हो पाया हो, कोई बहुत सारे मामले ऐसे भी होते हैं जिनका निपटारा उस स्तर पर होने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जिस सीएम विंडो से हजारों की संख्या में लोगों को राहत मिली हो, उस सीएम विंडो पर सवाल खड़ा नहीं करना चाहिए और सरकार जो सकारात्मक काम कर रही है उनको प्रतिपक्ष को स्वीकार करना चाहिए। हमारा ये कहना है कि इस मामले में भी अगर कहीं किसी नियम को, यशवीर जी ने अभी फिर कहा कि नियम की बात है, संविधान की बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं यशवीर जी। नियम और संविधान की रक्षा करना वो सरकार का काम है, उसका अनुपालन करना सरकार का काम है। फिर भी नियम टूटते हैं, हम नहीं कहते कि नियम नहीं टूटते। कांग्रेस की प्रवक्ता जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करती है, उनकी पार्टी के शासनकाल में नियमों की, संविधान की, कानून की कैसे कैसे धज्जियां उड़ी, उस पर कई घंटे चर्चा हो सकती है। हम तो ये कह रहे हैं कि हम तो ठीक करेंगे। अरे क्या सपना देखना, जिस पार्टी को जीरो कर दिया लोगों ने, कांग्रेस को भी सत्ता में आने दीजिए ना। जो बेचैन क्यों इतनी है, आप इतनी बेचैन क्यों है सत्ता में आने के लिए? लोगों ने 5 साल के लिए घर बैठने के लिए कहा है ना, 5 साल के लिए, 5 साल के लिए आपको घर बैठने के लिए कहा लोगों ने, 5 साल के लिए आपको 9.5 साल, आपको पिछले 50 साल और 50 साल तक बढ़ाएगी। 5 साल का तो संयम, 5 साल का तो संयम दिखाइए। लोगों ने आपके 9.5 साल के कुशासन के बाद आपको घर बैठने के लिए कहा है। आप हर रोज सरकार में आना चाहते हैं, सपने देखते हैं हर रोज सरकार में आने के, ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा नहीं होने वाला। कृपा करके बुजुर्गों को कांग्रेस जो है की 40 बुजुर्गों को कांग्रेस की प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी के नेता, हम आपको रख नहीं सकते, कांग्रेस पार्टी के नेता, अच्छी नहीं लगती जनाब, कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता। ठीक है, दोनों लोग चुप हो जाइए, मैं भी कुछ बोल लूं, बाकी मेहमान भी उनको भी बोलने का मौका दिए। रंजीता जी शांत हो जाइए, वीरेंद्र जी शांत हो जाइए सर प्लीज। ठीक है, नहीं वो बेचैन तो देखिए राजनीति में है तो बेचैन तो होंगे, अभी से तैयारी करेंगे तभी सत्ता हो सकता है आ जाए। ठीक है वीरेंद्र जी प्लीज सर, वीरेंद्र जी शांत हो जाए। अरविंद भारद्वाज कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत संक्षेप में आप कहिए, उसके बाद में फाइनल कमेंट की तरफ जाओ। अरविंद भारद्वाज। अतुल जी, सबसे बड़ी सोचने की बात यह है कि इन 2 सालों में जब से हरियाणा प्रदेश की सरकार भाजपा की बनी है,
इन्होंने दर्जनों बार अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए और ये दिखाने का प्रयास किया गया कि जो इनकी पसंद के अधिकारी हैं, जिन्हें ये सही मानते हैं, उन्हें आज ये ड्यूटी पर लगा चुके हैं। इतनी बार जो ट्रांसफर किया उसका तो अर्थ यही है। आज ये नहीं कह सकते कि ये फलाना विपक्ष का है या ये पिछली सरकारों का है। आज इतनी बार ट्रांसफर करने के बाद सब इनके हैं। उसके बावजूद भी अगर ये रिजल्ट है, उसके बावजूद भी अगर ये मामला है कि एक आम आदमी की या एक विपक्षी जो दल है उनकी जो समस्याएं हैं, उनके जो ज्ञापन हैं, वो भी अगर महामहिम तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं इनके अधिकारी, तो सिर्फ इसमें अधिकारियों का ही दोष नहीं है, कहीं ना कहीं सरकार की बहुत बड़ी सरकार पर भी सवाल है। मैं रोकूंगा अरविंद जी, मामलों को दबाती होगी। ठीक है अरविंद जी, मैं आपको रोकूंगा, अरविंद जी मैं आपको रोकूंगा, लेकिन देखिए वीरेंद्र जी कम से कम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हाँ मामला गंभीर है, अभी संज्ञान में आया तो भी हम उस पर कार्रवाई करेंगे। अतुल जी, आज इन्हें कोई जवाब लेकर आना चाहिए था कि ये क्यों हुआ। ठीक है, ठीक है, इसकी तैयारी मैं आपको बता दूं कि दरअसल हमारे सहयोगी समाचार पत्र आज समाज ने इस खबर को बड़ी प्रमुखता से उठाया था और हमने इस प्रकरण को दिखाया। अब इस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। हम यहां पर बता दें कि दरअसल ये पूरा मामला, चाहे ठीक है नियम की बात हो, प्रक्रिया की बात हो, पुराने समय में क्या हुआ उसकी जानकारी तो जैसा कादियान साहब ने दी है, लेकिन मौजूदा दौर में सरकार इसको लेकर कह रही है कि हां ये ठीक नहीं है, तो अब इस पर करना क्या होगा, विचार इस पर करें। बहुत छोटी छोटी सी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगा फाइनल कमेंट के तौर पर आप दें। सबसे पहले रंजिता जी आपके पास मैं आऊंगा। चलिए मान लिया कि आपके दौर में सभी शिकायतें वहां पर पहुंचती थी और वहां पर एक अलग व्यवस्था थी और सबका निपटारा होता था, अभी नहीं हो रहा। वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि हाँ हम गंभीरता से ले रहे हैं, तो हम थोड़ा सा टाइम दे दें इनको कि हाँ चाहे अफसरों ने गलती की हो या इसमें कोई चूक हुई हो या इसमें कोई और मसला हो, तो अब यहां पर मौका है सरकार के पास, सरकार करके दिखाए कुछ। बहुत संक्षेप मैडम। देखिए अतुल, बात यह है कि इनकी नीयत ठीक नहीं है और ना ही इनकी नीति ठीक है। अभी एक और मैंने एग्जांपल दी थी, एक और एग्जांपल आपको देती हूँ। 11 जून को इनकी करनाल सीएम सिटी की खुद की सिटी में एक आदमी की हत्या हो जाती है और वो लोग सड़क पे लाश को लेकर बैठे रहते हैं और उनको आश्वासन दिया जाता है कि आप लाश को जाकर संस्कार कीजिए, हम परिवार को नौकरी भी देंगे, हम दोषियों को सजा भी देंगे। आज 4 महीने हो गए हैं, जो मुख्य आरोपी है आज भी फरार है। वो जो इंसान है सीएम विंडो पे अपनी गुहार लगा रहा है, वो गवर्नर को ज्ञापन दे रहा है, पर ये बदला बदली की जो सरकार है उसके सिर पे जू नहीं लग रही। ये अभी बहुत बड़े बड़े भाषण देते हैं, 2 साल के लिए बाहर किया, 5 साल के लिए बाहर किया। जनाब आज आपने किस वर्ग को बख्शा ये तो बता दीजिए। आपने आने के बाद एक पत्ता भी अगर हिलाया हो सिवाय बदली के, आप कर क्या रहे हैं? एक अफसर को उठा के दूसरी जगह, दूसरी अफसर को उठा के तीसरी जगह, क्या इस तरीके से वो काम करने लग जाएंगे या आपको कहना मानने शुरू हो जाएंगे? आप इस बात को स्वीकार कीजिए कि आपकी सरकार जो है, अब ये तो मैडम सरकार का अपना अधिकार है ना, अब कांग्रेस से पूछ के थोड़े ना बदला होगी। छोड़ दीजिए उसको, मसला क्या है छोड़ दीजिए। बहुत संक्षेप में सर, कादियान सर फाइनल कमेंट सर, बहुत संक्षेप में। आऊंगा वीरेंद्र जी आपके पास। मेरा अतुल जी ये कहना है कि ये ठीक है कि राज्यपाल तक जाना चाहिए और लगता है ऐसा है लोगों को एक कि राज्यपाल के नाम ज्ञापन है तो राज्यपाल तक जाता होगा और राज्यपाल जी खुद एक एक पंक्ति उसकी, एक एक शब्द उसका पढ़ते होंगे, चाहे वो 100 पृष्ठों का ही ज्ञापन एक क्यों ना हो। और जी, जबकि हकीकत में ऐसा है नहीं और ये संभव भी नहीं है, ये हम सबको भी इसको स्वीकार करना ही चाहिए। दूसरा मेरा ये कहना है कि एक आदर्श शासन व्यवस्था ये है कि जो लोगों की जो समस्याओं का निपटान है, जिस लेवल की वो समस्याएं हैं वो वहीं तक हो जाए। उनको आखिर क्यों सीएम विंडो तक समस्याएं लगाने की आवश्यकता पड़ती है? आखिर क्यों उनको राज्यपाल के दरबार तक जाना बिल्कुल पड़ता है? सर, क्योंकि नीचे जो प्रशासनिक अमला है वो उनकी समस्याओं के लिए गंभीर नहीं है। अतुल एक बार और मैं जरूर कहना चाहूंगा, सरकार के लोग इस बात से खुश हो सकते हैं कि सीएम विंडो पे लगातार शिकायतें बढ़ रही हैं और उनका निपटान भी बढ़ रहा है, लेकिन एक नागरिक की हैसियत से मैं जरूर चाहूंगा कि लोगों को एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था मिले जिसके उनकी जो समस्याओं का निपटान है वो इस तरीके से हो कि उनको सीएम विंडो तक जाने की नौबत ही ना आए। ठीक है सर, मैं रोकूंगा सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। वीरेंद्र चौहान साहब बिल्कुल संक्षेप में आप बता दीजिए, बहुत कम शब्दों में सर, मेरी बाध्यता है विज्ञापन की, उसके बाद मैं अरविंद जी के पास आऊंगा। आप कह रहे हैं कि मामला गंभीर हम करेंगे, अगर कहीं वाकई चूक हुई है या कहीं दबाया गया क्योंकि सरकार पर निशाना साध रहे हैं, तो क्या करेंगे, कब तक कर लेंगे, सभी जगहों से क्या रिपोर्ट आ जाएगी? अतुल जी, विज साहब की भी टिप्पणी आई है, मैं भी सरकार के सत्ताधारी पार्टी के प्रतिनिधि के नाते ये आपके इस डिबेट में पहले भी कह चुका हूं, फिर से दोहराता हूं, अगर कहीं कोई नियम टूटा है तो उसकी पड़ताल करेंगे, जवाबदेही तय करेंगे। ये सरकार पिछली किसी भी सरकार से अधिक संवेदनशील सरकार है और हम नहीं कहते कि संवेदनशीलता का जो स्तर होना चाहिए हमने उसको प्राप्त कर लिया। हम हर दिन और बेहतर होने के लिए, अधिक संवेदनशील होने के लिए संकल्पबद्ध हैं
और ठीक है सर, ये मैं रोकूंगा आपने सर। ठीक है, देखी आपने कह दिया कि हाँ कांग्रेस संकल्पबद्ध की जो हैं और हम बेचैनी इस पर है, संज्ञान वो- सक्रियता से लेंगे, संजीदगी से लेंगे। ठीक है सर, अरविंद जी फाइनल अतुल जी, कमेंट। मैं कहना चाहता हूं कि उस पर जो शिकायतें हैं उन पर कार्रवाई होती या नहीं होती वो एक बात की बात है। पहली बात यह है कि सरकार का अधिकारियों का ये फर्ज है कि उन शिकायतों को तो महामहिम तक पहुंचाएं। दूसरी बात, अगर आप पहुंचाते ही नहीं है तो फिर लेते क्यों? आप पहले ही मना कर दीजिए कि साहब हम नहीं लेंगे इन शिकायतों को। तो झूठ बोलकर जो सरकार आपने बना ली, आप सरकार बना तो सकते हैं झूठ बोलकर, पर झूठ बोलकर सरकार चला नहीं सकते। आप 2 साल हो गए, 2 साल में भी आपको आज तक ये नहीं पता चला कि ये जो ज्ञापन है इनका हो क्या रहा है, ये कहां जा रहे हैं, तो किस तरह की सरकार चला रहे हैं चौहान साहब आप? इस तरह से सरकार नहीं चलती, ये सरकार पूरी तरह ठीक है, से उनको चलाने दीजिए, उनको मौका दिया है किसी भी सरकार मामले पर चलाने बात का कर जनता लीजिए। ने। ठीक है सर, मैं रोकूंगा, माफी चाहूंगा सर, माफी चाहूंगा सर, प्लीज। बहुत शुक्रिया अरविंद भारद्वाज साहब, रंजीता मेहता जी आपका, यशवीर कादियान साहब आपका और प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान आपका भी बहुत शुक्रिया। सभी मेहमानों का एक साथ हम कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि दरअसल इस पूरे प्रकरण में सरकार की तरफ से ना तो मंत्री ने इनकार किया कि मामला गंभीर नहीं है, हालांकि प्रक्रिया की जो बात हो रही थी उसका जिक्र हम कर रहे थे, और यशवीर कादियान साहब वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने कहा कि ये लंबे समय से ऐसी चली आ रही है, हर एक पत्र वहां नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि वो पहुंचेगा भी तो भी उस पर क्या कुछ हो सकता है, ये हर एक चीज को राज्यपाल नहीं पढ़ सकते, ये उनका काम नहीं है, लेकिन कुछ तो पहुंचने चाहिए थे। अगर वो कुछ नहीं पहुंचे, कोई गड़बड़ी है, तो सरकार का जिम्मा है कि उसको देखे, दुरुस्त करे। आज समाज हमारा सहयोगी जो समाचार पत्र है उसमें हमने इस खबर को आज प्रमुखता से दिखाया था, उसके बाद हमने इस पर अभी चर्चा की। हम आपको बताते हैं कि दरअसल इस पूरे प्रकरण को दिखाने के बाद जो अभी इस वक्त की सक्रियता है सरकार की, वो दिखाई देती है कि हां वाकई मामले को गंभीरता से लिया। हमारे साथ आज समाज के संपादक कुणाल वर्मा साहब भी फोन लाइन पर मौजूद हैं। कुणाल, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये जो हमने खबर अपने सहयोगी समाचार पत्र में दिखाई, उस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। सरकार ने कह दिया है कि हां मामला गंभीर है, हम इस पर कार्रवाई जरूर करेंगे, पूरे मामले का संज्ञान लेंगे। क्या जो इस पूरे प्रकरण में सबसे अहम बिंदु है कि क्या हर एक शिकायत नहीं पहुंची है, या जो पहुंचनी चाहिए थी वो भी नहीं पहुंची है, और अब सरकार का ये रुख क्या संकेत देता है? देखिए, इसमें जो आरटीआई लगाई गई थी, इसमें सिंपल ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हरियाणा के सभी जिलों से जो उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन राज्यपाल को भेजे जाते हैं, क्या वो उन्हें प्राप्त हुए हैं? अगर प्राप्त हुए हैं तो उस पर राज्यपाल ने क्या कार्रवाई की है, राजभवन ने क्या कार्रवाई की है? अब फर्स्ट उसमें जो उन्होंने बताया कि इसमें हमारे पास कोई ज्ञापन नहीं हुआ है, प्राप्त हुआ है। अब इसमें सवाल उठता ये है कि ठीक है, एक प्रोसेस होता है कि उपायुक्त भेजते हैं चीफ सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी वहां से नोटिंग करते हैं, तमाम चीजें हैं। इसमें जिसने भी ये जानकारी दी, आरटीआई की धारा 6/3 में एक टर्म है जिसमें ये कहा जाता है कि संबंधित शाखा में ट्रांसफर किया जा सकता था इस मामले को, और वहां से जवाब मांगा जा सकता था कि उपायुक्त के तरफ से जो चीफ सेक्रेटरी को आए हैं ज्ञापन, उनके क्या क्या कार्रवाई हुई है। लेकिन राजभवन की तरफ से तत्काल सीधे जवाब दे दिया गया कि इसमें जानकारी शून्य है। तो अब इस पे गंभीर सवाल ये है कि जो वहां पर सूचना अधिकारी बैठे हैं, क्या उन्हें इस आरटीआई की धारा का उन्हें ये बहुत अहम बात, कुणाल आप बहुत अहम बात कर रहे हैं। अभी जब हम चर्चा कर रहे थे तो हमारे साथ कादियान साहब भी थे, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ वीरेंद्र चौहान भी थे। उन लोगों ने भी संकेत ये दिया, खासतौर से वीरेंद्र चौहान ने कहा कि हो सकता है कि चूक हो, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि हाँ यहां पर संबंधित विभाग को जानकारी दी जा सकती थी, वहां से जानकारी ली जा सकती थी, लेकिन अधिकारी ने अपने स्तर पर ही कर दिया। ये माने हम कि हाँ मामला थोड़ा पेचीदा इसीलिए हो गया है क्योंकि एक ही जगह से तुरंत जवाब आ गया फौरन? जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें वही होना चाहिए था कि इन्हें संबंधित विभाग से जानकारी लेनी चाहिए थी और फिर देना चाहिए था। लेकिन अब चूंकि सवाल सरकार के ऊपर अब आ गया है कि सरकार, चूंकि जवाब राजभवन की तरफ से आया है, राजभवन स्पष्ट मना कर रहा है कि हमारे पास कोई सूचना नहीं आई है, तो ये सब इसीलिए यह मामला काफी गंभीर हो गया है। अब इस पर सरकार को जरूर जवाब देना चाहिए कि हमने क्या क्या किया है इस पर या नहीं किया है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया कुणाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए आप किस तरीके की परिस्थितियां बदल जाती है। अभी हम चर्चा कर रहे थे तो उसमें बिंदु उठा था, एक आरटीआई एक्टिविस्ट जानकारी मांगते हैं, एक नियम की बात हो रही थी जो वरिष्ठ पत्रकार कादियान साहब कह रहे थे, लेकिन उस बीच में यहां पर जो फौरन जवाब देने की स्थिति में आ गए अधिकारी, शायद वहां से भी कुछ चीजें लूपहोल में जा रही हैं या फिर कुछ छूट रही हैं चीजें, जो कि अब सरकार का जिम्मा है कि अगर वो इस मामले को गंभीरता से देख रही है, ले रही है, तो उन तमाम तथ्यों को जो कि हो सकता है कि छिपे हो, हिडन हो, उनको भी जनता के सामने और तमाम विपक्षी पार्टियों के सामने जरूर रखे। नमस्कार।